पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है वो है भ्रूण कोश, है ना। भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को इमेज बना करके समझाना होता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अगर एम्ब्रियो सैक के निर्माण की प्रक्रिया को समझे तो ये है बेहद आसान क्रिया। भ्रूण कोश हमें पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में कि इसके अंदर 8 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोशिकाएं 7 होती हैं। इसके अंदर 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। डन। अब देखिए भ्रूण कोश। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक संरचना है जिसको हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं, बीजांड काय के नाम से। तो ये इसकी बाहर की संरचना है जिसको हमने इस बाहरी संरचना को बोला, ये है अपनी बीजांड काय। क्या है? बीजांड काय। एक सेकेंड। बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोला इसको? इसको हमने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर होता है विभाजन, और वो विभाजन होता है अर्धसूत्री फर्स्ट। जब इस अर्धसूत्री फर्स्ट इसके अंदर विभाजन होता है तब ये दूसरी कोशिका बनाती है, उसके अंदर 2 आपके गुरु बीजाणु रहते हैं। डन। ठीक उसी प्रकार इसके बाहर एक बीजांड काय भी रहता है, ये देखो। फिर इसके अंदर होता है अर्धसूत्री सेकंड। क्या होता है? अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में यदि इसके अंदर 20 गुणसूत्र थे तो इसमें हो गए 10-10 गुणसूत्र दोनों में। लेकिन अब जो अर्धसूत्री सेकंड हुआ वो टोटल गुणसूत्रों का संख्या समान होता है। अर्धसूत्री सेकंड हुआ, ये 2 थे, ये 4 बन गए, है ना। ये 4 बन गए। ये देखिए कितने बन गए गुणसूत्र, वो गुरु बीजाणु 4। तो हमने देखा कि यहां पर 4 गुरु बीजाणु बन गए। बाहर आपकी बीजांड काय की संरचना है। इसके बाद हमें एक चीज पता है कि नहीं कि बताइए, जब इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक ही गुरु बीजाणु बचता है। तो इनमें से 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट होंगे और एक गुरु बीजाणु बचेगा। जब ये एक गुरु बीजाणु बचता है तब यही एक गुरु बीजाणु वृद्धि करता रहता है। क्या करता है? यही एक गुरु बीजाणु वृद्धि करता है। अब समझना स्ट्रक्चर, क्या समझना है? अभी आपको तो समझना है स्ट्रक्चर। यही एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके 2 गुरु बीजाणु बनाएगा। डन। फिर यही 2 गुरु बीजाणु आपस में जो है सबसे किनारे की तरफ चले जाएंगे दोनों। फिर ये विभाजन करेंगे, 2 हैं, 1 है, 2 बना, 2 बना। फिर ये विभाजन किया, जब ये विभाजन किया 2 थे तो ये बना 4 और नीचे भी बने 4, है ना। इसके बाहर की संरचना भी है, ठीक है, भूलना मत उसको कि पता लगे उसको भूल गए बीजांड काय को, है ना। अब देखना बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। और आपको बता दूं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी के बारे में और दूसरा है गुरु बीजाणुधानी के बारे में। तो इन दोनों का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं चैनल पर, आपको लिंक आई बटन पर मिलेगा, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं लघु बीजाणुधानी, है ना, बाई बायो अमन, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बाई बायो अमन। ठीक है, लास्ट में मेरा नाम लिख देंगे बायो अमन तो आपको सब वीडियो मिलेगा। तो 4 यहाँ पे हमको कोशिका ऊपर देखने को मिली और 4 गुरु बीजाणु विभाजित होकर के देखने को मिले। अब ये 4 अपने में व्यवस्थित होते हैं, है ना। जब ये व्यवस्थित होते हैं तब समझना, देखना अभी का इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट अब है। ये बाहर बीजांड काय की संरचना हो गई, इसके बाहर अध्यावरण वगैरह हो गए। इसमें से एक कोशिका यहाँ से और एक कोशिका यहाँ से केंद्र की ओर चली जाती है।
तो एक कोशिका चली आएगी तो 3 कोशिकाएं बाहर रहेंगी ऊपर की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे रहेंगी, है ना। और एक कोशिका यहां से आई थी, ये आ गई, एक यहां से आई थी, ये आ गई। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका भ्रूण कोश। किसका स्ट्रक्चर है? भ्रूण कोश। यही है आपका एम्ब्रियो सैक। अभी ज्यादा खुश मत होना, इनके नाम अब याद करने हैं आपको। देखिए, जो सबसे नीचे की संरचना, ये वाली संरचना है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग अंड कोशिका। क्या बोलते हैं भैया? बोलो मेरे साथ, अंड कोशिका, जिसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल के बगल में, जैसे राजा जब चलता है तो राजा के बगल में कुछ लोग खड़े रहते हैं ना, 2 लोग, है ना। तो राजा इसे चलता रहता है, उसके बगल में 2 लोग खड़े, 2 लोग वो भी चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। तो इसी तरह जो अंड कोशिका है, उसके बगल में जैसे रानी है, रानी के बगल में 2 दासियां रहती हैं। दासी बोल सकते हैं ना, मतलब रानी की नौकर रहती हैं 2 ठो। तो उन नौकरों को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिनर्जिड सेल, इसको एग सेल। जो बीच देखो, ये सभी सेल, ये जो सहायक और अंड कोशिका, ये दोनों हैं अगुणित। क्या है? अगुणित है, यन है, हैप्लॉइड है, नॉट डिप्लॉइड। बीच वाली कोशिका को बोलते हैं अपन लोग ध्रुवी कोशिका। क्या बोलते हैं? ध्रुवी कोशिका। इस ध्रुवी कोशिका ये होती है 2n, यानी कि द्विगुणित होती है, क्योंकि बोलती है मेरे पास केंद्रक तो 2 हैं। क्या है? केंद्रक तो 2 हैं, लेकिन कोशिका एक ही है। अब समझो, बोलता है केंद्रक तो 2 हैं इसके पास, बोलता है हाँ हाँ भाई मेरे पास 2 केंद्रक हैं, लेकिन कोशिका की बात की जाए तो ये दोनों केंद्रक एक ही कोशिका के अंदर हैं। अब गलती हुई, देखो केंद्रक कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हैं, लेकिन कोशिकाएं कितनी हैं? 7। कैसे भाई? सब कोशिका का केंद्रक अलग अलग होता है, लेकिन ये ध्रुवी कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, ध्रुवी कोशिका का जो केंद्रक होता है, वो बोलता है केंद्रक तो 2 हैं लेकिन कोशिका एक है बस। अब इसके आगे कुछ बोलना नहीं, मुंह तोड़ दूंगा, है ना। तो भैया बोलेंगे 3 कोशिका, ये 3 6 6 1 7 कोशिका, इसीलिए इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाई जाती है। और ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है। और इसको प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रतिव्यासांत, है ना, लिखना हो तो लिख सकते हो, प्रतिव्यासांत कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये स्ट्रक्चर कहां पर होता है? अभी आपने देखा, ये हुआ बीजांड काय, है ना। देखना अभी ये स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बनाऊं, ये देखो, याद आया कुछ? ये स्ट्रक्चर कहां पर है? ये ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, ये बीच में, ये नीचे। इस भाग को हमने बोला हाइलम, है ना। और इस भाग को हमने बोला चलाजा, जिसको बोलते हैं निभाग, है ना। क्या बोलते हैं? चलाजा, निभाग। ये आपकी बीजांड काय है। क्या है? ये है आपका बीजांड काय। ये जो भ्रूण पोष है ना, सॉरी भ्रूण कोष, भ्रूण कोष के ऊपर कुछ आवरण होती है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसको बोलते हैं बाहरी को बाह्य अध्यावरण, है ना। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट, है ना। और इसके अंदर वाले को बोलते हैं अंतः अध्यावरण, है ना, इंटरनल एंटीगमेंट, है ना। इस वाली संरचना को बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष। बाद में यही जो ध्रुवी केंद्रक होता है ना, ध्रुवी कोशिका, यही भ्रूण कोष को, सॉरी भ्रूण पोष को बना लेता है, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, है ना। यही बनाता है भ्रूण पोष को, लेकिन ये पूरी संरचना है भ्रूण कोष। ठीक है। चलाजा आपने देख लिया, 2 अध्यावरण होते हैं, है ना। इसको यहां पर बोलते हैं
फ्यूनिकल, जिसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं बीजांड व्रंत। क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत के जस्ट नीचे ही होता है जिसको बोलते हैं बीजांडासन। क्या बोलते हैं? बीजांडासन। ठीक है, बीजांड आसन। ये वाली जो संरचना होती है ना, इसी को बोलते हैं अपन लोग बीजांड द्वार, है ना, बीजांड द्वार। जैसे आपके घर का होता है द्वार, तो इसी तरह ऊपर से जो जो है वो आते हैं, नर युग्मक आते हैं, है ना, किसके द्वारा? पराग नली के द्वारा। तो वही पराग नली बीजांड द्वार से छिद्र करके एक इससे मिल करके बनाता है, जो है अंड कोशिका से मिलता है, एक इससे मिल करके बना लेता है। जो नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है वो अपना फूल उल जो भी बना लेता है, और जो इससे मिल करके बनाता है वो भ्रूण पोष बना लेता है। भ्रूण पोष जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश। और इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? द्वितीयक ध्रुवी कोशिका। हाँ, ये जो है आपकी, ये जिसको बोलते हैं अपन लोग ध्रुवी कोशिका, इसको द्वितीयक ध्रुवी कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्वितीयक ध्रुवी कोशिका होती है 2n। कौन सी होती है? 2n, यानी कि ये कोशिका द्विगुणित होती है ना। इसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइटेगमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइटेगमिक। इस भ्रूण कोश में क्या होता है? इसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, 2 अध्यावरण, इसलिए इसको बाइटेगमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो है भ्रूण कोश की संरचना। पूरा इसको आपको पूरा बनाना होगा, इसका पूरा एक एक नामकरण करना होगा। ठीक है, ये चलाजा हो गया निभाग का भाग, ये हो गया हाइलम आपका। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इन दोनों को अच्छे से आप लोग भी जा करके देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आज के लिए यहीं तक। हमारी जो है वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिलेगी, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए, सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।